करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसकी स्थिति का। स्थिति का मतलब क्या होता है? लोकेशन होता है। स्थिति का मतलब क्या होता है? लोकेशन होता है। और आपसे बच्चों जिलों की स्थिति पेपर में पूछी जाती है। स्थिति का मतलब है कि जिस जमीन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यदि वो जमीन हरियाणा का हिस्सा है तो वो हरियाणा से हमें कौन सी दिशा में दिखाई देती है, उसी को हम स्थिति बोलते हैं। हरियाणा के मानचित्र के ऊपर फतेहाबाद कौन सी दिशा में स्थित है, ये फतेहाबाद की स्थिति होगी। और मैं आपसे पूछूं कि लोकेशन यानी स्थिति कहां से निकाली जाती है, तो स्थिति हमेशा सेंटर से निकाली जाती है। कहां से निकाली जाती है मेरे बच्चों? स्थिति हमेशा सेंटर से निकाली जाती है। और सेंटर में आके जब आप फतेहाबाद को देखोगे, सेंटर में आके जब आप फतेहाबाद को देखोगे तो फतेहाबाद आपको हरियाणा में कौन सी दिशा में नजर आएगा? हरियाणा के अंदर मेरे प्यारे बच्चों ये उत्तर पश्चिम, हरियाणा में ये आपको कौन सी दिशा में नजर आएगा? उत्तर पश्चिम में। और उत्तर पश्चिम के साथ साथ आप बोल सकते हो पश्चिम में। यदि उत्तर पश्चिम ऑप्शन में नहीं दिया जाता तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि फतेहाबाद हरियाणा के कौन सी दिशा में स्थित है मेरे बच्चों? पश्चिम दिशा में स्थित है। तो पेपर में आपसे स्थिति पूछी जाती है, फतेहाबाद के बारे में ध्यान रखना है। फतेहाबाद हरियाणा के अंदर उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा में स्थित है। बच्चों ये तो हमने फतेहाबाद की स्थिति हरियाणा में देखी है, लेकिन यदि ये हमारा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है तो इस फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के आस पड़ोस में जो अन्य डिस्ट्रिक्ट होंगे वो कौन सी दिशा में बैठे हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो फतेहाबाद का जो ये ऊपर वाला भाग होगा यानी कि सिर की दिशा वाला जो अक्षेत्र होगा उसे उत्तरी अक्षेत्र बोलेंगे। और फतेहाबाद के उत्तर में यदि आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो आपको बोलना है मानसा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मानसा। और मानसा डिस्ट्रिक्ट मेरे बच्चों पंजाब राज्य का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, पंजाब में आज कितने जिले हैं? 23 जिले हैं। और उन्हीं 23 जिलों में से एक जिला है मानसा जो फतेहाबाद के साथ सीमा बनाता है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है, मानसा फतेहाबाद के साथ भी और सिरसा के साथ भी सीमा बनाता है। और फतेहाबाद की सीमा पंजाब के 2 जिले मानसा और संगरूर के साथ लगती है। मानसा और संगरूर के साथ फतेहाबाद सीमा बनाता है, लेकिन पंजाब का कौन सा जिला फतेहाबाद के उत्तर में होगा? मानसा जिला होगा। बच्चों नीचे वाली जो दिशा होती है, पैरों वाली दिशा, वो हमेशा दक्षिण होती है। तो फतेहाबाद के दक्षिण में कौन सा दिशा होगा, कौन सा जिला होगा? हिसार होगा। बच्चों राइट हैंड साइड जो होती है ना हमेशा वो होती है पूर्व। तो फतेहाबाद के पूर्व में कौन सा जिला है? जींद। और मेरे बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो होती है पश्चिम। तो फतेहाबाद के पश्चिम के अंदर कौन सा जिला है? सिरसा। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइएगा फतेहाबाद के पूर्व में कौन सा जिला है? फतेहाबाद के पूर्व में। तो बच्चों फतेहाबाद के पूर्व में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जींद डिस्ट्रिक्ट है। यदि हम बात करें पश्चिम की, पश्चिम में कौन सा जिला होगा? सर पश्चिम में होगा सिरसा। पश्चिम दिशा कौन सी होती है? उल्टे हाथ वाली दिशा। ध्यान रखना, 4 दिशाओं का ज्ञान लेना है तो रटना नहीं है। उल्टे हाथ वाली दिशा पूर्व होती है, उल्टे हाथ वाली दिशा पश्चिम होती है, सिर हमेशा उत्तर में होता है, पैर हमेशा दक्षिण में होते हैं। सिर और पैर कभी नहीं बदलेंगे, चाहे कहीं पर धरती पे जाके तुम लिख लेना, हमेशा बदलेंगे हाथ। तो राइट हैंड के साथ हमेशा पूर्व होगा, लेफ्ट हैंड के साथ हमेशा पश्चिम होगा। सिर वाली दिशा मतलब जो अपनी मुंडी होती है, मुंडी वाली दिशा उत्तर होती है। और आपसे कोई पूछ ले कि फतेहाबाद के उत्तर में कौन सा जिला है मेरे बच्चों, तो फतेहाबाद के उत्तर में है पंजाब का मानसा जिला। कौन सा जिला? मानसा जिला। और मानसा कहां है? पंजाब के अंदर है। दक्षिण की हम बात करें तो ध्यान रखना है कि दक्षिण में है सर हिसार जिला। तो पहले तो हमने फतेहाबाद की स्थिति देखी हरियाणा में, और उसके बाद हमने फतेहाबाद से अन्य जिलों की स्थिति देखी। तो पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। स्थिति के बाद मेरे बच्चों बात करते हैं अस्तित्व की। अस्तित्व का मतलब फॉर्मेशन होता है कि फतेहाबाद को यदि हम जिले के रूप में पढ़ रहे हैं तो फतेहाबाद जिले के रूप में पहली बार कब आया था? बच्चों जिला फतेहाबाद बना था 15 जुलाई को।
और साल था 1997 का। 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद बनता है जिला, और यह जिला बनाया गया किससे अलग करके, आप लोग जानते हैं, इसको अलग किया गया था हिसार से। इससे अलग करके इसे जिला बनाया गया था मेरे बच्चों, हिसार से अलग करके इसे जिला बनाया गया था। हम बात करें कि जब यह जिला बना था उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री के कोई भी जो जिला है वो राज्य के अंदर नहीं बन सकता है। हरियाणा के अंदर गठन के समय जो 7 जिले बने थे मेरे बच्चों, वो केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन उन 7 जिलों के बाद जितने और 15 जिले बनाए गए, तो 7 के बाद 15 और बने हैं, इसीलिए टोटल 22 है। तो इन 15 जिले बनाने में हरियाणा के मुख्यमंत्रियों का योगदान है, और उन 15 में सबसे ज्यादा जो जिले बनाए हैं वो चौधरी बंसीलाल ने बनाए हैं। चौधरी बंसीलाल ने 15 में से 6 जिले बनाए हैं बच्चों। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जिले बनाने के मामले में देवीलाल का नाम आता है। देवीलाल ने 4 जिले बनाए, जिसके अंदर एक है कैथल, एक है रेवाड़ी, एक है पानीपत और एक है यमुनानगर। 2 जिले जो बनाए वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाए हैं, 2 जिले भजनलाल ने बनाए हैं, 1 जिला मनोहर लाल खट्टर ने बनाया है। तो टोटल 5 मुख्यमंत्रियों ने ये 15 जिले, जिसमें 6 बंसीलाल ने, 4 देवीलाल ने, 2 भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, 2 भजनलाल ने और 1 मनोहर लाल खट्टर ने बनाया है बच्चों, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब फतेहाबाद जिला बना था तो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, या किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान फतेहाबाद को जिले के रूप में बच्चों लाया गया था हिसार से अलग करके। तो आप बोलेंगे उस समय हरियाणा के सीएम थे चौधरी बंसीलाल, और चौधरी बंसीलाल चौथी बार सीएम बने थे बच्चों अपनी खुद की पार्टी से, और इनकी खुद की पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह आप लोग जानते होंगे, लड़का लड़की था, और इनका सरनेम था लेगा। चौधरी बंसीलाल लेगा गोलागढ़ गांव भिवानी के अंदर पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये उस समय क्या हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अस्तित्व के बाद हम बात करते हैं एरिया की। क्षेत्रफल की हम बात करेंगे, क्षेत्रफल की हम बात करेंगे, एरिया की हम बात करेंगे। और जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं ना, सारे के सारे बच्चे एक एक बात, जो नई बात हो, है ना, हल्की बातें नहीं करनी, नई बात जो जानते हो फतेहाबाद के बारे में, फटाफट कमेंट के अंदर गोली की रफ्तार से छाप दीजिएगा, ठीक है। देखना चाहता हूं कितनी बातें तुम्हें फतेहाबाद के बारे में पता है, और जितनी बातें तुम लिखोगे ना, उससे मेरे बच्चों 9-10 बातें तुम्हें अलग ही बताऊंगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो 2538 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है बच्चों, एरिया है। ये ध्यान रखिएगा, इसका एरिया कितना है, 2538 स्क्वायर किलोमीटर है। फटाफट कमेंट के अंदर छापिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फटाफट कमेंट के अंदर छापिएगा मेरे बच्चों, जितनी भी बातें तुम फतेहाबाद के बारे में जानते हो, ठीक है, फटाफट छापिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सारा गुरपाल, प्रियंका बेनीवाल, मतलब लड़कियों के नाम सबसे पहले छापे हैं तुम लोगों ने, ठीक है, वाह भाई वाह। चलेगा। क्षेत्रफल के बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, जनसंख्या की। जनसंख्या का मतलब समझते हो तुम, जन का मतलब होते हैं लोग, और संख्या का मतलब संख्या। लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या। अब लोगों की संख्या देखनी है तो लोगों को काउंट करना पड़ेगा, और लोगों को काउंट करना क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है बच्चों। और जब भी जनसंख्या की बात आएगी आपको जनगणना देखनी पड़ेगी, कौन सी, 2011, क्योंकि आज से पहले जब लोगों को काउंट किया गया था तो वो साल कौन सा था, 2011। और 2011 की जनगणना भारत में कुल 15वीं जनगणना थी, स्वतंत्र भारत में बच्चों 7वीं जनगणना थी, और हरियाणा के अंदर ये 5वीं जनगणना थी, क्योंकि हरियाणा में पहली जनगणना 1971 के अंदर हुई थी, जब हरियाणा की आबादी 1 करोड़ हुआ करती थी। और 1971 से जब हमने 2011 में बच्चों देखा तो अपने हरियाणा की पॉपुलेशन 25, 35, 14, 62 पाई गई, लगभग 2.5 करोड़, ठीक है। तो मेरे बच्चों हम 1971 के अंदर हरियाणा वासी 1 करोड़ हुआ करते थे, और 1971 के बाद 2011 की जनगणना हरियाणा में 5वीं जनगणना थी। जब 2011 की जनगणना हुई तो मैं आपसे पूछूं ये जनगणना कितने जिलों में करवाई गई होगी, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 22 जिलों में, लेकिन 22वां जिला तो 2016 में बना था। तो यह जनगणना मेरे बच्चों कितने जिलों में करवाई गई होगी, 21 जिलों में करवाई गई होगी। और इन 21 जिलों की जब जनसंख्या को देखा गया तो बच्चों सरकार ने 2 क्राइटेरिया बनाए, और उन 2 क्राइटेरिया में कुछ जिले ऐसे क्राइटेरिया में रखे गए जिनकी पॉपुलेशन 15 लाख से अधिक देखी गई, और 15 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 21 जिलों में सिर्फ 5 जिले रहे, जिसमें एक है बच्चों फरीदाबाद, दूसरा था हिसार, तीसरा था आपका भिवानी, चौथा था गुड़गांव, 5वां था
करनाल। तो ये 5 ऐसे जिले थे जो हरियाणा के अंदर 15 लाख से ज्यादा जनसंख्या लिए बैठे थे। तो 6 ऐसे जिले देखे गए जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम थी। उन 6 जिलों के अंदर एक पंचकुला, एक कुरुक्षेत्र, एक रेवाड़ी, एक महेंद्रगढ़, एक झज्जर और एक फतेहाबाद था। तो आपको ध्यान रखना है कि फतेहाबाद की जो पॉपुलेशन है वो आपको एक्यूरेट पॉपुलेशन कभी याद नहीं रखनी होती। आपको क्राइटेरिया ध्यान रखना है कि इसकी पॉपुलेशन बच्चों 9 लाख से तो थी ज्यादा और 10 लाख से क्या थी, कम थी। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले 6 जिलों में फतेहाबाद भी क्या रहा था, शामिल रहा था। तो इसकी पॉपुलेशन एक्यूरेट याद नहीं रखनी, एक्यूरेट याद रखनी है पंचकुला की। एक्यूरेट आंकड़ा आपको याद रखना है बच्चों फरीदाबाद का। सभी जिलों की जनसंख्या आपको रटनी नहीं है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है जिले की जनसंख्या में, वैसे ही आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, जनसंख्या के बाद हम बात करेंगे यहां पर इसके पुराने नाम की। पुराना नाम मेरे बच्चों यदि हम बात करें तो इसका पुराना नाम क्या रहा है, तो इसका पुराना नाम रहा है एक तो उदयनगरी, उदयनगरी। ठीक है बच्चों, इसका नाम फतेहाबाद रखे जाने से पहले क्या हुआ करता था, उदयनगरी हुआ करता था। और इसी उदयनगरी के अंदर भील नाम की जाति क्या है, निवास किया करती थी। तो फतेहाबाद नाम से पहले इस क्षेत्र का नाम क्या था मेरे बच्चों, उदयनगरी था। यह आपको ध्यान रखना है। एक इसका पुराना नाम बताया गया है इंकदार। क्या नाम बताया गया, इंकदार। और यह इंकदार नाम पाया गया है बच्चों पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी के अंदर। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में, तो संस्कृत में 8 अध्यायों वाली ये पुस्तक, इसी को बोलते हैं अष्टाध्यायी। और पाणिनि की इस पुस्तक अष्टाध्यायी में हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्रों का हमें वर्णन मिलता है। उन्हीं क्षेत्रों के अंदर बच्चों ये फतेहाबाद भी एक है, जिसे पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में इंकदार नाम से दर्शाने का काम किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले फतेहाबाद से ठीक पहले इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो इंकदार नहीं बोलेंगे बच्चों, उदयनगरी बोलेंगे। और पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में इस क्षेत्र का क्या नाम बताया गया है, इंकदार बताया गया है। ठीक है, तो ये इसका क्या था, पुराना नाम। पुराने नाम के बाद हम बात करेंगे इसके स्थापना की, कि फतेहाबाद की स्थापना कब की गई थी। फतेहाबाद यहां उदयनगरी के नाम से इसे जब जाना जाता था, भील नाम की जाति यहां निवास किया करती थी। यहां पेड़ पौधे ही हुआ करते थे। ये सारा का सारा क्षेत्र जंगलों से भरा हुआ क्षेत्र था। और बच्चों इन्हीं जंगलों के अंदर जो जंगली जीव जंतु थे उनका शिकार करने के लिए फिरोज शाह तुगलक अपने परिवार के साथ यहां आए थे। तब उनकी पत्नी को 1351 में यहां एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो वो शिकार खेलने के शौकीन थे, यहां शिकार खेलने के लिए आए थे मेरे बच्चों। तो इसकी जो स्थापना है वो 1351 नहीं बल्कि कब की गई थी, 1352 ईस्वी में की गई थी। तो 1352 ईस्वी में किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, तो इसके संस्थापक हैं फिरोज शाह तुगलक। बच्चों हम बात करें नामकरण की, मतलब इसका जो नाम है फतेहाबाद वो किसने रखा था। नामकरण का मतलब है इसका जो नाम हम फतेहाबाद बोलते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, कारण है बच्चों फिरोज शाह तुगलक का पुत्र फतेह। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह के नाम पर मेरे बच्चों इसे क्या बोलते हैं आप, फतेहाबाद बोलते हैं। ठीक है, तो यदि फरीद नाम का बाबा दिल्ली के आसपास नहीं भटकता तो कभी फरीदाबाद नहीं बसता। बच्चों यदि एलना नाम की लड़की सिरसा के क्षेत्र में ना आती तो कभी भी सिरसा के एक शहर है एलनाबाद, उसका नाम एलनाबाद नहीं पड़ता। तो कोई भी शब्द जिसके पीछे आबाद जुड़ा है तो आगे वाला नाम धरती के ऊपर बच्चों आया होगा, जिसकी बदौलत वो क्षेत्र आबाद हुआ होगा। इसीलिए उसको हम आबाद के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फतेह के कारण आबाद हुआ है फतेहाबाद। यदि यहाँ फिरोज शाह तुगलक ना आते, उनको पुत्र ना पैदा होता, उसका नाम फतेह ना रखा जाता, तो कभी भी ये क्षेत्र फतेहाबाद के नाम से नहीं जाना जाता। ठीक है,
नामकरण के बाद हम बात करेंगे उपनाम। बच्चों उपनाम का मतलब क्या होता है? उपनाम का मतलब होता है इसको फतेहाबाद के अलावा अन्य किन नामों से हम पुकारते हैं, ठीक है। उपनाम किससे आते हैं? काम से आते हैं। जैसे काम होंगे लोग वैसे ही क्या दे देंगे? उपनाम दे देंगे, ठीक है। तो बच्चों इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है हरियाणा की पिंक सिटी। फतेहाबाद को किस नाम से पुकारा जाता है? पिंक सिटी के नाम से। हरियाणा की पिंक सिटी से बोलते हैं। पिंक सिटी को आप हिंदी में बोल सकते हो गुलाबी नगरी। बताया जाता है कि फतेहाबाद के अंदर कोई संत महात्मा आए थे और उन्होंने फतेहाबाद के लोगों को बोला था कि जहां तक फतेहाबाद शहर फैला हुआ है उसके चारों ओर के जितनी भी दीवारें होंगी उनके ऊपर एक पिंक कलर आप कर दीजिएगा, गुलाबी रंग आप कर दीजिएगा, फतेहाबाद के ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। तो बताया जाता है उसी महात्मा के बोले जाने के बाद लोगों ने इस शहर के चारों ओर की दीवारों के ऊपर बच्चों गुलाबी रंग और करना स्टार्ट किया था और इसी कारण इसे फिर पिंक सिटी के नाम से जाना गया है। तो यह है हरियाणा की पिंक सिटी, इसे गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसे हरियाणा की उदयनगरी भी बोल देते हैं क्योंकि इसे पहले उदयनगरी के नाम से जाना जाता था। हरियाणा की क्या बोलते हैं इसे सर? उदयनगरी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। उपनाम के बाद हम बात करेंगे यहां पर विधानसभा क्षेत्रों की। विधानसभा क्षेत्र आप सभी को पता होगा हरियाणा के अंदर कितने हैं मेरे बच्चों? 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछूं कि हरियाणा के अंदर ये 90 विधानसभा क्षेत्र कब किए गए थे? तो आप बोलेंगे वर्ष 1977 के अंदर। कब किए गए थे? वर्ष 1977 में। तो मेरे को जल्दी ये और जवाब दे दो कि 1977 के अंदर वो कौन सी विधानसभा चल रही थी जब मेरे बच्चों विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 90 की गई थी? फटाफट आंसर दे दो। यानी कि आपको साल तो पता है 1977, लेकिन वो विधानसभा कौन सी चल रही थी मेरे बच्चों जब यहां विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 90 की गई थी। और उन्हीं 90 विधानसभा क्षेत्रों में से फतेहाबाद जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? 3। और इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों से लोगों के वोटों की बदौलत चुने जाने वाला जो नेता है वो विधायक कहलाता है, एमएलए कहलाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उसे बोलते हैं। तो बच्चों ये जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं ये कौन से होंगे? नंबर 1 है फतेहाबाद, नंबर 1 है मेरे बच्चों फतेहाबाद। और यदि हम बात करें तो वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं विधानसभा। और 14वीं विधानसभा के इलेक्शन कब हुए थे? 21 अक्टूबर 2019 को हुए थे। परिणाम कब आया था? 24 अक्टूबर 2019 को आया था। तो बच्चों फतेहाबाद की जनता ने किसको जिताया? दूड़ाराम को जिताया। और दूड़ाराम बच्चों कौन सी पार्टी से आते हैं? बीजेपी पार्टी से आते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी, कमल के फूल वाली पार्टी बच्चों जो सरकार चला रही है जेजेपी के साथ मिलके। तो दूड़ाराम इसी पार्टी के विधायक हैं। अब हम बात करेंगे कि फतेहाबाद की रिजर्व सीट कौन सी है? तो आप लोग बोलेंगे फतेहाबाद की रिजर्व सीट है रतिया। कौन सी है बच्चों? रतिया। रतिया कौन सी सीट है? आरक्षित। आरक्षित का मतलब क्या है? आरक्षित जो शब्द है ये आरक्षण से लिया गया है और आरक्षण का मतलब आप सभी जानते हैं बच्चों, ठीक है। आरक्षण हर जगह घुसा हुआ है, समाज में भी घुसा हुआ है, पढ़ाई में भी घुसा हुआ है, नौकरियों में भी घुसा हुआ है, बसों में भी घुसा हुआ है। यानी कि सरकारी बस में चढ़ जाओगे ना तो वहां पर भी लिखा मिलेगा कि 1 से लेके 12 तक की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित, ठीक है। स्टार्टिंग वाली 2 सीट कैंसर और स्वतंत्रता सेनानी के लिए आरक्षित। बच्चों जब आप सड़क पे जाओगे, सड़क के दोनों किनारों के ऊपर तुम्हें पेड़ पौधे मिलेंगे, उन पेड़ों के तने को काट के एक नंबर डाल दिया जाएगा। तो बच्चों वो नंबर इसलिए डाला गया है क्योंकि वो कौन से वन है? आरक्षित वन है। आरक्षित का मतलब है जिसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। जब हर जगह आरक्षण घुसा हुआ है तो इससे राजनीति भी दूर नहीं है। तो बच्चों राजनीति में भी आरक्षण है। और ऐसी सीटें कितनी है जहां से जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट बच्चों चुनाव नहीं लड़ सकता है? ऐसी सीटें हरियाणा के अंदर 90 में से 17 हैं। और ये 17 रिजर्व सीट हरियाणा के 17 जिलों से ली गई है। तो 17 जिले ऐसे हैं जहां से एक एक सीट रिजर्व ली गई है, जिसमें सिरसा की रिजर्व सीट कालावाड़ी है, फतेहाबाद की रिजर्व सीट रतिया है, जींद की रिजर्व सीट नरवाना है, तो हिसार की रिजर्व सीट उकलाना है, भिवानी की रिजर्व सीट बवानी खेड़ा है, कैथल की रिजर्व सीट मेरे बच्चों गुहला है, अंबाला की रिजर्व सीट मुलाना है, कुरुक्षेत्र की रिजर्व सीट शाहबाद है, यमुनानगर की रिजर्व सीट मेरे बच्चों साडोरा है। कौन सी है?
साडोरा है। करनाल की रिजर्व सीट नीलोखेड़ी है। पानीपत की रिजर्व सीट इसराना है। सोनीपत की रिजर्व सीट खरखोदा है। झज्जर खुद में ही एक रिजर्व सीट है। गुरुग्राम की रिजर्व सीट पटौदी है। रेवाड़ी की रिजर्व सीट मेरे बच्चों बावल है। और पलवल की रिजर्व सीट होडल है। ठीक है, तो 17 की 17 रिजर्व सीट मैंने आप लोगों को बता दी है। 5 ऐसे जिले हैं जहां राजनीति में कोई रिजर्वेशन नहीं, जिसमें मेवात एक जिला आता है बच्चों, महेंद्रगढ़ दूसरा जिला आता है, फरीदाबाद तीसरा जिला आता है, पंचकुला चौथा जिला आता है और दादरी 5वां जिला आता है। तो 5 जिलों में कोई रिजर्वेशन नहीं और 17 जिले ऐसे हैं जहां एक एक सीट रिजर्व रखी गई, जहां से जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता। तो फतेहाबाद के इससे कौन सी सीट आई? रतिया सीट आई। और ये जो 17 सीटें रिजर्व आई है बच्चों, ये 1977 में आई है। जब सीटों की संख्या 90 की गई तो रिजर्व सीटों की संख्या 17 की गई। जब रिजर्व सीटें 17 नहीं होती थी, मतलब 1977 से पहले रिजर्व सीटों की संख्या 15 होती थी। कितनी होती थी? 15। जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय रिजर्व सीटों की संख्या 10 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 10। तो मेरे बच्चों, रतिया जो रिजर्व सीट है, यहां से भी बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार ने बाजी मारी और इसका नाम है लक्ष्मण नप्पा। लक्ष्मण नापा। और रतिया से यदि कोई स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ा हुआ है लाइव सेशन में तो मेरे को बताइएगा रतिया को बसाया किसने था। यदि आपसे पूछ रहे कि फतेहाबाद के रतिया को बसाने वाला कौन था, फटाफट कमेंट के अंदर नाम छाप दीजिएगा बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। सेशन को शेयर जरूर करते रहा करो तुम लोग। ठीक है, पूरा का पूरा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट पढ़ाऊंगा तुम्हें बहुत जबरदस्त ढंग से। ऐसा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो किताबों में भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, एक एक बात, ये बातें तो तुम्हें ऑलरेडी सब जगह मिल जाएंगी। धीरे धीरे बहुत अच्छा हम लेवल पे मिलेंगे। बहुत बढ़िया भाई। तीसरी जो सीट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है और पेपर में यहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। बिल्कुल, रतिया जो है ये हरियाणा की सबसे बड़ी बच्चों रिजर्व सीट भी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, हरियाणा की सबसे बड़ी रिजर्व सीट कौन सी है? रतिया है। और सबसे छोटी जो रिजर्व सीट है वो सोनीपत की खरखोदा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरी सीट की और तीसरी सीट है टोहाना। टोहाना। अब मेरे को फटाफट 2 क्वेश्चन तुम बता दो। एक तो रतिया किसने बसाया था, ये नया क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। एक टोहाना किसने बसाया था, ये तुम लोगों के लिए नया क्वेश्चन है। तो बच्चों, टोहाना जो है यहां से देवेंद्र बबली, जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र बबली ने मेरे बच्चों यहां से जीत दर्ज की और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री के बच्चों। ठीक है, सरपंचों वाला पूरा महकमा, मतलब जो पंचायत वाला डिपार्टमेंट है हरियाणा का, वो देवेंद्र बबली के पास है। ये कैबिनेट मंत्री हैं और कौन सी पार्टी से आते हैं? जेजेपी पार्टी से आते हैं। बच्चों, जो 14वीं विधानसभा के इलेक्शन हुए 21 अक्टूबर 2019 को और 24 अक्टूबर 2019 को जब परिणाम आया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद यही वो एमएलए बना जिसने अपने विपक्षी को सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। तो सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने वाले विधायक बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो दूसरी सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की थी? देवेंद्र बबली ने। दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज। और सबसे छोटी जीत दर्ज किसने की? जिसने कांड बहुत किए हैं और कांड किए जाने के कारण उसे कांडा बोलते हैं, जिसे गोपाल कांडा तुम बोलते हो। तो दूसरी सबसे बड़ी जीत, सबसे छोटी जीत गोपाल कांडा ने। ठीक है, 602 वोटों के अंतर से जीते थे गोपाल कांडा। तो दूसरी सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की मेरे बच्चों? देवेंद्र सिंह बबली ने। ठीक है, तो ये 3 क्या है यहां? विधानसभा क्षेत्र है बच्चों। 3 विधानसभा क्षेत्र है यहां, तो ध्यान रखना 3 ही तहसील है यहां। तहसील समझते होंगे। और मैं आप लोगों से पूछूं कि तहसील का मुखिया कौन होगा, तो आप लोग बता देंगे तहसीलदार होगा। तहसील का मुखिया कौन होता है मेरे बच्चों? तहसीलदार होता है सर। तहसील का मुखिया तहसीलदार। ठीक है, और यहां पर कितनी तहसील है सर? 3। और 3 तहसील कौन सी है? अलग से याद नहीं रखनी, तीनों के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के नाम छाप दो। एक फतेहाबाद, एक रतिया
और एक टोहाना। ठीक है, मतलब हम विधानसभा क्षेत्र याद करेंगे बस, और वहां से तहसील अपने आप हरियाणा की याद हो जाएंगी, फतेहाबाद, रतिया और टोहाना। ठीक है, ये तीन क्या है मेरे बच्चों, तहसील है। ठीक है, तहसील के बाद हम बात करेंगे उप तहसील की। उप का मतलब छोटा होता है, जो तहसील से छोटा होगा उसे क्या बोल देंगे हम, उप तहसील बोल देंगे। और उप तहसील का मुखिया यदि मैं आपसे पूछूं तो बच्चों तहसीलदार से छोटा होगा। तो तहसीलदार से छोटा कौन होता है, नायब तहसीलदार होता है। कौन होता है, नायब तहसीलदार। तो उप तहसील का मुखिया होता है नायब तहसीलदार। ठीक है, और हम बात करें कितनी उप तहसील हैं बच्चों फतेहाबाद के अंदर, तो सर 4 उप तहसील हैं। कितनी उप तहसील हैं, 4 उप तहसील हैं। कौन कौन सी है मेरे बच्चों, नंबर 1 बुन्ना। अभी तक तुम लोगों ने नहीं बताया है टोहाना किसने बसाया, और मैं तुमसे पूछने वाला हूं बुन्ना किसने बसाया। मेरे बच्चों रतिया भी तुमने अभी तक नहीं बताया है कि रतिया किसने बसाया। रतिया बताने के बाद तुम्हें टोहाना बताना है, और टोहाना के बाद बुन्ना कौन बताएगा, तुमने ही बताना है बच्चों। नौकरी कौन लगोगे, तुम लगोगे। बताओ फटाफट। बुन्ना के बाद दूसरी जो उप तहसील है वो है बट्टू। बट्टू। तीसरी जो सीट है बच्चों वह है जाखल। तो फटाफट फिर मेरे को चौथा क्वेश्चन बता दो, जाखल किसने बसाया। ठीक है, और चौथे नंबर पे आ जाते हैं कुला। कुला। ठीक है बच्चों, जाखल के पास ही है कुला। बुन्ना, जाखल, कुला ये एक ही लाइन में पड़ते हैं। बट्टू आदमपुर साइड आ जाता है, हिसार के आदमपुर साइड। तो ये 4 क्या होंगी, उप तहसील होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है उप तहसील। अब उप तहसील से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो संख्या नहीं पूछी जाएगी कि फतेहाबाद में कितनी उप तहसील है, ऐसे याद नहीं करनी है। क्वेश्चन कवर करने का तरीका पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि कुला उप तहसील कौन से जिले के अंतर्गत आती है, या कुला उप तहसील कौन से जिले की उप तहसील है, तब तुम्हें बता देना है ये फतेहाबाद की क्या है सर, उप तहसील है मेरे बच्चों। ठीक है, अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों, किसकी बात करोगे अब तुम, अब हम बात करेंगे सर उपमंडल की। उपमंडल, आजकल ये क्वेश्चन बड़े पॉपुलर होने लगे हैं बच्चों, क्योंकि बच्चा इन्हीं क्वेश्चन से पिछड़ता है। बेसिक क्वेश्चन तो उसने पढ़ रखे हैं, मंदिर, पुराना नाम, उपनाम, ठीक है, क्षेत्रफल, जनसंख्या, ये तो उसने रट रट के बिल्कुल जीरो बना रखे हैं क्वेश्चन। लेकिन अब एग्जामिनर का ध्यान है इन क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि उपमंडल इतने कौन याद करे बच्चों, ये एग्जामिनर का लेना देना नहीं है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, नौकरी तुम्हें लगना है। तो उपमंडल को बोलते हैं इंग्लिश में सब डिवीजन। क्या बोलते हैं, सब डिवीजन। सब का मतलब उप होता है, डिवीजन का मतलब मंडल होता है। और मेरे बच्चों उपमंडल का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो कौन होगा, सब डिवीजन की स्पेलिंग शुरू होती है एस और डी से, तो इसको जो एम संभालेगा उसे क्या बोल देंगे, एसडीएम बोल देंगे। एसडीएम का मतलब होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो आपसे कोई पूछ ले कि उपमंडल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो बोल देना एसडीएम होता है। एसडीएम का मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है बच्चों, उपमंडल भी कितने हैं फतेहाबाद के अंदर, जितने विधानसभा क्षेत्र हैं और जितनी तहसील हैं उतने ही उपमंडल हैं। तो 3 ही तहसील हैं, 3 ही विधानसभा क्षेत्र हैं, 3 ही उपमंडल हैं, और तीनों के तीनों एक जैसे हैं। मतलब एक फतेहाबाद होगा, फतेहाबाद के बाद एक मेरे बच्चों टोहाना होगा, और टोहाना के बाद एक होगा रतिया। और अभी तक तुमने ये नहीं बताया है मेरे बच्चों कि ये बसाए किसने थे। फटाफट कमेंट में छापो तुम, ठीक है, फटाफट कमेंट में छापो, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां तक बातें समझ में आई, फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलिएगा, वाह भाई वाह, फटाफट बताइएगा। किसी ने नहीं बताया यार, कमाल कर दिया भाई। टोहाना अनंगपाल ने बसाया था, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, दिल खुश कर दिया भाई। ठीक है, बिल्कुल टोहाना जो बसाया गया था वो अनंगपाल ने बसाया था। और अनंगपाल ने, जो तोमर वंश से आता था, उसने अपने मेरे बच्चों वंश के नाम पर इसका नाम रखा था तुराना। टोहाना का एक पुराना नाम क्या है, तुराना, और यही तुराना आज का क्या है, टोहाना। एक टोहाना का प्राचीन नाम तुम पढ़ोगे तोसाल्य,
ये तौसाल्य तो पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में लिखा पाया गया है, लेकिन तोमर वंश से आने वाले अनंगपाल ने पहले यहां पर मेरे बच्चों एक छोटा सा जोड़ खुदवाया। जोड़ तो समझते होगे, तालाब, और उस जोड़ का नाम रखा उसने अनंग सागर। कौन सा सागर? अनंग सागर। और उसी अनंग सागर के आसपास लोगों ने बसना स्टार्ट किया, तो अनंगपाल तोमर ने अपने वंश के नाम पर इसका नाम रख दिया था तुराना। क्या रख दिया था? तुराना। रतिया जो बसाया गया था वो बख्तावर सिंह के द्वारा बसाया गया था, और रतिया वाले अच्छे से जानते हैं कि अगस्त के महीने में उसी बख्तावर सिंह की याद में वहां एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो रतिया बसाया गया था बख्तावर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? बख्तावर सिंह के द्वारा। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। बुन्ना बसाया गया था बाहुना खान के द्वारा। बाहुना खान नाम का एक राजा का यह क्षेत्र हुआ करता था, और बाहुना खान के कारण मेरे बच्चों इसको बुन्ना के नाम से आज जाना जाता है। ठीक है, और जो बसाया गया था जाखल, ये जाखू नाम के एक व्यक्ति के द्वारा बसाया गया था। जाखू नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ एक बस्ती बसाई, और उसी बस्ती को आज की जाखल मंडी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जाखल मंडी के नाम से जाना जाता है। फटाफट मेरे बच्चों मेरे को बताइएगा यहां तक बातें समझ में आई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। जो जो बच्चे बैच के बारे में जानकारी ले रहे हैं, फतेहबाद तो पूरा पढ़ाऊंगा यहाँ, बाकी सारा का सारा कंटेंट पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, और इसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको परिवार जैसा माहौल लगेगा, मतलब सीख के चलेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने की आदत डालनी पड़ेगी। नौकरी कौन लगेगा? नौकरी वो लगेगा जिसको पुरानी बातें तो आती हैं, लेकिन नई बातें वो सीखने का बच्चों आदी बन चुका है ना। नई बातें सीखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि डे बाय डे पेपर का रूप बदलता जा रहा है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। अब हम बात करते हैं ब्लॉक की। चलो ब्लॉक भी बता देता हूं मैं तुम्हें। ब्लॉक जिसे हम खंड बोलते हैं। संख्या नहीं याद रखनी है आपको, यह ध्यान रखना, नाम याद रखने हैं। यहां पर 7 ब्लॉक है। अब 7 ब्लॉक कैसे याद रखेंगे बच्चों? याद नहीं करना होता पढ़ाई में, पढ़ाई के अंदर चीजों को रिलेट करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको 3 विधानसभा क्षेत्र पढ़ाए, तो तीनों के तीनों पक्का ब्लॉक में आएंगे। एक है फतेहाबाद, एक है फतेहाबाद, दूसरे नंबर पे कौन है? रतिया, तीसरे नंबर पे कौन है मेरे बच्चों? टोहाना। टोहाना, ठीक है, तो 3 ब्लॉक याद हो जाएंगे। चौथा जो है बच्चों, अब उप तहसील को उठाओ। उप तहसील के अंदर किसको उठाओ? नंबर 1 बुन्ना को उठाओ। तो चौथा ब्लॉक कौन सा हुआ? बुन्ना। 5वें नंबर में उप तहसील किसको डालो तुम? बट्टू को। तो 5वां ब्लॉक कौन सा हुआ? बट्टू। छठा मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, जाखल। मतलब एक उप तहसील आपको हटा देनी है जब ब्लॉक की बात आए, और उसका नाम है कुला। कुला को हटा दो तुम। ठीक है, तो 3 है तहसील, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, और आगे वाली ये 3 है उप तहसील। और ये जो टोटल 6 शहर हैं ये क्या है? ब्लॉक। 7वां जो है मेरे बच्चों वो बना है नया ब्लॉक, नाम है उसका नागपुर। एक तो नागपुर है संतरों की खेती के लिए फेमस महाराष्ट्र में। बच्चों ये नागपुर अपने फतेहाबाद का ब्लॉक है, और पेपर में पूछा गया नागपुर ब्लॉक कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो आंसर क्या होना चाहिए? फतेहाबाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? फतेहाबाद होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, चलिएगा। ब्लॉक के बाद हम क्या काम करेंगे? ब्लॉक के बाद हम बात करेंगे यहां पर मंदिरों की। देखिएगा ये आपके छोटे छोटे जिले के अंतर्गत टॉपिक कवर होते जा रहे हैं। मंदिर की हम बात करेंगे। तुम फतेहाबाद के मेरे को मंदिर बता सकते हो? मंदिर का मतलब क्या होता है? पहले तो मंदिर का अर्थ मेरे को बताओ। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होंगे जिनको मंदिर का अर्थ ही नहीं पता होगा।
ठीक है, मतलब मंदिर के बारे में वो सभी जानते हैं कि प्रसाद लेके हम वहां जाते हैं, जब भी संकट आता है भगवान के दर पे भागते हैं, जब भी पेपर आता है हम 2-3 बार वहां पहुंच जाते हैं, उसी को मंदिर बोलते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर का मतलब क्या होता है, वो इमारत बच्चों जो हमारे मन के साथ जुड़ी हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मंदिर बोल देते हैं। जिस इमारत में आप पढ़े होंगे, आज उस इमारत के आगे से निकलते हो, मतलब आपका जो स्कूल होगा, वो स्कूल आज भी हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट है उस स्कूल के प्रति, उस इमारत के प्रति मेरे बच्चों, इसीलिए हम उसे शिक्षा का मंदिर बोल देते हैं। मंदिर का मतलब सिर्फ भगवान से नहीं है, मंदिर का मतलब है मेरे बच्चों वो इमारत, वो मकान, वो घर जो हमारे मन के साथ अटैच हो, उसी को हम मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदिर। जहां पर भगवान है वो तो मंदिर है ही है, लेकिन सिर्फ जहां भगवान है उसी को मंदिर बोलेंगे ये नहीं होता। मंदिर शब्द का अर्थ होता है वो इमारत, वो मकान जो हमारे मन के साथ अटैच हो। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे आस्था वाले मंदिरों की, मतलब जहां भगवान बैठे हैं हमारे। और यहां हम बात करें सबसे पहला मंदिर, वो मैं आपको मेरे गांव का ही मंदिर बताऊंगा, वो है मेरे बच्चों बाबा गुरु गोरखनाथ जी का प्राचीन धूणा। तो ध्यान रखेंगे, बाबा गुरु गोरख, बाबा गुरु गोरख नाथ जी का प्राचीन धूणा, बहुत मान्यता वाला मंदिर है मेरे बच्चों ये, गोरखपुर। और गोरखपुर की बदौलत तो वैसे ही फतेहाबाद और हरियाणा मेरे बच्चों भारत के अंदर अपनी खास पहचान बना चुके हैं। अब बोलोगे कि ऐसा गोरखपुर में क्या है, गोरखपुर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। गूगल के ऊपर यदि तुम डालोगे न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा, तो बच्चों सबसे पहले गोरखपुर का ही नाम निकल के आएगा। ठीक है, तो गोरखपुर ने फतेहाबाद को और ज्यादा पहचान दिलाई है। ठीक है, फतेहाबाद को पहचान दिलाने वाले यदि मैं फैक्टर की बात करूं ना, तो उसमें पंडित जसराज का एक नाम आता है। ठीक है, मेरे बच्चों प्रसिद्ध रागनी गायक मुंशी राम का नाम आता है, जो जांडली के रहने वाले थे, जांडली खुर्द गांव के रहने वाले थे। ठीक है, यदि हम बात करें और किसकी बदौलत फतेहाबाद को पहचाना जाता है, तो मेरे बच्चों कुणाल के टिल्ले के कारण। हम बात करें कुणाल के टिल्ले की, तो वो कुणाल का टिल्ला हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन बस्ती के रूप में जाना जाता है। बिरढाणा के टिल्ले के कारण फतेहाबाद को जाना जाता है। ठीक है, वैद लेखराम के कारण मेरे बच्चों फतेहाबाद को जाना जाता है। बाबा गुरु गोरखनाथ जी का प्राचीन धूणा गोरखपुर फतेहाबाद में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी का मंदिर। अब एक बाबा रामदेव जी का मंदिर है सिरसा के कागदाना गांव में, और ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है मेरे बच्चों बड़ोप्पल गांव के अंदर। कौन से गांव के अंदर है सर, बड़ोप्पल गांव के अंदर है बाबा रामदेव जी का मंदिर। नेक्स्ट है बाबा टहलदास धाम। एक ध्यान रखना है, बाबा टहलदास धाम, धाम के अंदर कौन रहते हैं, संत महात्मा बाबा रहते हैं। ये कहाँ है सर, ये है कमाना गांव के अंदर। जहां हम गांव की बात करें, आपको गांव के साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों बाबा राणाधीर जी का मंदिर, बाबा राणाधीर मंदिर, ये काफी पॉपुलर मंदिर है बच्चों, जो कहाँ है, बुन्ना के अंदर है। बाबा राणाधीर मंदिर कहाँ है मेरे बच्चों, ये बुन्ना के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐतिहासिक शिव मंदिर। ऐतिहासिक शिव मंदिर, तो मेरे बच्चों ऐतिहासिक शिव मंदिर जो है ये पृथला के अंदर है। ऐतिहासिक शिव मंदिर कहाँ है, पृथला के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप लोगों को क्या है, ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है मनसागर मंदिर। अब मैं आपसे पूछूं मनसागर मंदिर कहाँ है, तो मेरे बच्चों आंखों में अंधेरा आएगा क्योंकि तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा इसको। ठीक है, डिंगसरा गांव के अंदर है। डिंगसरा गांव
क्रांतिकारियों का गांव है मेरे बच्चों, फतेहाबाद जिले का डिंगसरा गांव। और डिंगसरा गांव से आते हैं प्रसिद्ध क्रांतिकारी वैद लेखनाम, जो भगत सिंह के साथी हुआ करते थे। और 1929 में दिल्ली के अंदर लॉर्ड होर्डिंग की कार के ऊपर जो बम गिराया गया था बच्चों, वो बम इसी गांव के अंदर पैदा हुए क्रांतिकारी वैद लेखराम ने रोहतक के अंदर बैठकर बनाने का काम किया था। ठीक है, तो डिंगसरा गांव स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जाना जाता है। और यहां पर है कौन सा मंदिर? मनसागर मंदिर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक और मंदिर, शिवालय जोहड़ी मंदिर। ये भी आपका कहां है मेरे बच्चों? फतेहाबाद के अंदर है। मंदिर के बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? गुरुद्वारे की। तो फतेहाबाद के अंदर गुरुद्वारा भी मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं। गुरु के द्वार चलना ही क्या कहलाता है? गुरुद्वारा। और सिख धर्म के लोगों का यह पूजनीय स्थान है। तो गुरु के द्वार चलना क्या कहलाता है मेरे बच्चों? गुरुद्वारा कहलाता है। ठीक है, और यहां पर एक गुरुद्वारा आपको ध्यान रखना है, जाड़ साहिब गुरुद्वारा। जाड़ साहिब गुरुद्वारा। तो जाड़ साहिब गुरुद्वारा कहां बोलोगे आप लोग? सर फतेहाबाद के अंदर बोलेंगे। जाड़ साहिब गुरुद्वारा कहां है मेरे बहादुर बच्चों? सर फतेहाबाद के अंदर है जाड़ साहिब गुरुद्वारा। कहां है? जाड़ साहिब गुरुद्वारा है फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, मंदिर के बाद हमने गुरुद्वारे पढ़ लिए हैं। और उसके बाद अब हम बात करेंगे मेलों की। यहीं पर मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं मेले। और मैं आप लोगों से पूछूं क्या होता है मेला, तो बहुत सारे बच्चों को तो मेले का भी नहीं पता होगा। ठीक है, हालांकि वो बचपन से ही मेलों में जाते रहे हैं, लेकिन मेले का मतलब क्या होता है, मेले का मीनिंग क्या होता है? हर शब्द का पढ़ाई के अंदर एक अर्थ होता है। और आपको पढ़ाई को आसान बनाना है तो उस शब्द को मेरे बच्चों आपको समझना पड़ेगा। यदि बिना समझे हुए तुम पढ़ाई के अंदर पढ़ते जा रहे हो चीजों को, उसे रटना बोलते हैं। और रट्टाफिकेशन कभी भी कंपटीशन में काम नहीं आएगा। जो भी शब्द तुम दिन में पढ़ते हो, चाहे शब्द कम ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना उसका मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। और जिस जिस बच्चे को जिस शब्द का मीनिंग पता होगा उसके लिए पढ़ाई आसान बनती चली जाएगी। और जिसको मीनिंग ही नहीं पता होगा तो मेरे बच्चों दिमाग परेशान हो जाएगा और बोल देगा पढ़ाई बड़ी खतरनाक चीज होती है। पढ़ाई खतरनाक नहीं है, हमारे पढ़ने का तरीका गलत है। ठीक है, तो तरीके के ऊपर काम करो, पढ़ाई छोड़ने से काम नहीं चलेगा मेरे बच्चों। आपको अपनी स्थिति सुधारने के लिए पढ़ाई को ही अपना सबसे मुख्य हथियार बनाना है। और इस पढ़ाई को आसान बनाएंगे इसके शब्दों को समझ के। यदि मैं आप लोगों से पूछूं मेला क्या होता है, तो आपको बोलना है मेला इज इक्वल टू भीड़ होता है। ठीक है, मतलब जहां पर कोई अनुशासन नहीं होगा, जहां पर भीड़ होगी, जहां पर बच्चों बिखराव आपको नजर आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेला बोलते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब हम सामान बिखेर देते हैं तो अपनी मां गुस्से में बोलती है कि क्या घर में मेला लगा रखा है। समझ में आया ना? तो जहां पर भी भीड़ आपको नजर आएगी उसी को मेला बोलते हैं। और यहां पर हम बात करेंगे अपने उन प्रसिद्ध मंदिरों की जहां पर साल में एक बार लोग इकट्ठा होते हैं, जहां हमें कोई अनुशासन देखने को नहीं मिलता, उसी को मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? मेला बोलते हैं। ठीक है, जहां पर सामान को खरीदा और बेचा जाता है उसे ट्रेड फेयर बोलते हैं, व्यापार का मेला बोलते हैं। जहां पुरानी गाड़ियां आप लोगों को खड़ी मिलेंगी बच्चों सेल के लिए, परचेज के लिए, उसको हम गाड़ियों का मेला बोलते हैं। जहां मोटरसाइकिल मिलेंगे उसे मोटरसाइकिल का मेला बोलते हैं। जहां बेरोजगारों की भीड़ है वहां रोजगार मेले लगते हैं। कौन से मेले लगते हैं? रोजगार। तो जहां बेरोजगारों की भीड़ होगी वहां अक्सर कौन से मेले लगेंगे? रोजगार मेले लगेंगे। तो मेला कुछ नहीं होता, मेला इज इक्वल टू भीड़ होता है। क्या होता है मेरे भाई? भीड़ होता है। ठीक है, चलेगा भाई, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक दो बच्चा गलत भी बोल रहा होगा, वो तो पैदा करने वाली को भी गलत बोल सकता है कि तूने मुझे क्यों पैदा किया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो उसकी जुबान में ही गलत शब्द है, उसका दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो जिस माहौल में पला बड़ा होगा वो कमेंट में अपने आप दर्शा देगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है,
मेले की हम बात करेंगे, तुम आपस में मत उलझा करो मेरे लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा, सभी की बातें एक्सेप्ट की जाएंगी भाई, ठीक है, कोई बुरा नहीं लगता चाहे तुम कुछ भी बोल लो, ठीक है, तुम प्रशंसा भी कर लोगे तब भी नॉर्मल हूं मैं, और तुम बुरा भी बोल लोगे तब भी नॉर्मल हूं मैं, क्योंकि मैं जिस काम पे लगा हुआ हूं उसको बखूबी ईमानदारी से निभा रहा हूं, ठीक है। मेले की हम बात करेंगे, सबसे पहला मेला ध्यान रखिएगा, राणाधीर का मेला लगता है यहाँ पे, राणाधीर का मेला, एक और क्लास लगेगी उसके बाद फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होगा। राणाधीर, बाबा राणाधीर मेला, बाबा राणाधीर मेला कहाँ लगेगा? मंदिर यदि बुन्ना में है तो मेला भी तो बुन्ना में लगेगा मेरे बच्चों, फतेहाबाद में थोड़ी लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दशहरा मेला। अब दशहरा मेला लगता तो वैसे हर जगह ही है, क्योंकि रावण को हम हर जगह ही मेरे बच्चों जलाते हैं फूकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जब दशहरा मेला पूछा जाए तो आपको फतेहाबाद ही बोलना है। क्या बोलना है? और फतेहाबाद। तीसरा मेला ध्यान रखना, बख्तावर। स्मृति मेला, स्मृति का मतलब याद में, कहीं तुम स्मृति ईरानी समझ जाओ, ठीक है, स्मृति का मतलब होता है याद में, बख्तावर सिंह की याद में लगता है बख्तावर स्मृति मेला, और लगता है मेरे बच्चों कहाँ? रतिया के अंदर, रतिया। और ये मेला आपसे ये पूछा जाएगा कौन से महीने में लगता है, तो आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों, ये लगता है अगस्त महीने में। कौन से महीने में लगता है साहब? अगस्त महीने में लगता है, अगस्त महीने में मेरे बच्चों की मेला लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही करेंगे, अगली क्लास के अंदर हम फतेहाबाद को करेंगे मेरे बच्चों कंप्लीट, और फतेहाबाद में अब हम शिक्षा और संस्थान को पढ़ेंगे, फतेहाबाद के उद्योग पढ़ेंगे, फतेहाबाद के पर्यटन स्थल पढ़ेंगे, फतेहाबाद के महान व्यक्तित्व को पढ़ेंगे, कौन कौन महान व्यक्ति इस धरती के ऊपर पैदा हुआ जिन्होंने फतेहाबाद का नाम पूरे हरियाणा भारत के अंदर फैलाने का काम किया। बच्चों फिर हम फतेहाबाद के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। फतेहाबाद के कुछ प्रमुख शहर जिसमें जाखल का नाम आएगा, जिसमें टोहाना का नाम आएगा, जिसमें बुन्ना का नाम आएगा, जिसमें रतिया का नाम आएगा, मेरे बच्चों उन शहरों के बारे में चर्चा करेंगे, उन शहरों के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फतेहाबाद जो क्षेत्र है इसके ऊपर अलग अलग समय पर कौन से अलग अलग लोगों का नियंत्रण रहा है। यदि मैं बात करूं इतिहास की बच्चों, तो नंद साम्राज्य का हिस्सा रहा है फतेहाबाद, उसके बाद मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा, और हम बात करें 1798 में तो जॉर्ज थॉमस के अधिकारक क्षेत्र में रहा, और जॉर्ज थॉमस को यहां से खदेड़ने का काम मराठों ने, सिखों ने और फ्रांसीसी लोगों ने मिलकर किया था। तीनों की तीनों शक्तियों ने मेरे बच्चों जोर लगाकर मराठा को, जोर लगाकर जॉर्ज थॉमस को इस क्षेत्र से भगाने का काम किया था। उसके बाद एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने इस क्षेत्र को संभाला, उसके बाद एक और इलियास बेग का नाम का अधिकारी आया, उसने इस क्षेत्र को संभाला। फिर 1803 में सुरजीयंजन गांव की संधि होती है, उसके बाद अंग्रेज इस फतेहाबाद को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं। मतलब फतेहाबाद के इतिहास के बारे में एक एक बातें मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना सा ही मेरे प्यारे बच्चों, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप डाउनलोड कीजिएगा एग्जाम मंच ऐप, और ऐप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और कुछ बेहतर कंटेंट आप लोगों को बाकी बच्चों से अलग करेगा, और आप लोग इस कंटेंट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। डे बाय डे आप लोगों के लिए ईमानदारी से मेहनत हम कर रहे हैं, और यही मेहनत हम सबकी परीक्षा के अंदर बेहतर परिणाम लेके आएगी। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। भाई जो पढ़ लो ऐप है ना उसको कर देना अनइंस्टॉल, और एग्जाम मंच ऐप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसी लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जितने भी बच्चे मेरे को सुन रहे हैं। और पहले वाली जो एप्लीकेशन पढ़ लो आपको नजर आएगी उसको कर देना अनइंस्टॉल। सारे के सारे बैच अब नई एप्लीकेशन पे ट्रांसफर हो चुके हैं। जबरदस्त एप्लीकेशन है, इजी टू यूज है, बहुत फास्ट है, नेट बहुत कम खाती है, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, सारी चीजें हैं, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू सभी को।